हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें हमको ये जो कॉन्सेप्ट को समझना है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में और बहुत सारी चीज़ों को जो है समझने में, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में आपको जो नंबर है स्कोर कराएंगे, उसके लिए ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बच्चों एंड तक देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने ब्रेन में जो है फीड करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो करने लगेंगे। तो आप बच्चों, आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? हम इसमें ये सीखेंगे कि एटम्स क्या होता है, एटम के अंदर जो जो बहुत सारी जो चीजें रहती हैं, वो हम उन चीजों को समझेंगे। और उसके थ्रू जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एटम को एनालाइज करते हैं, और एटम के थ्रू जो है बहुत सारे फिजिकल कॉन्सेप्ट में हम पहुंच पाते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आप एंड तक बने रहिए और हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप जब एटम के बारे में आप जब सोचते हैं, एटम के बारे में जब होती है, तो हमको एक चीज समझ में आता है कि अगर कोई एटम है, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बच्चों। और इसके ये जो न्यूक्लियस होता है, ये बहुत ही जो है डेंस एरिया होता है। और इस जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं। और इसके चारों तरफ जो एरिया रहता है, इसके चारों तरफ जो एरिया रहता है, ये पूरा जो है ब्लैंक एरिया रहता है बच्चों। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बच्चों। आपको ये पता चल गया है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर एक बहुत ही डेंस एरिया रहता है, और उसके चारों तरफ बहुत ही जो है वेकेंट एरिया रहता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जो है बहुत ही स्पीड के साथ में रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये लिखा हुआ मिल गया आपको कि मान लीजिए कोई एटम है, और उसमें ऐसा लिख दिया गया कि ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है, और यहां पे ऐसा लिखा गया है कि ये 7 है, और यहां पे 14 लिखा हुआ है बच्चों। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक नाइट्रोजन एटम लिख दिया गया, और नीचे 7 लिखा है और ऊपर 14 लिखा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 7 क्या है और ये 14 क्या है। तो बच्चों, ये जो 7 है, 7 जो है, ये जो है हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये 14 है बच्चों, ये जो है मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कोई भी सिंबल दिया गया है किसी भी एलिमेंट के लिए या किसी भी एटम के लिए, अगर आपको ये सिंबल दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, वो एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, वो क्या है बच्चों? मास नंबर है। अगर इसी तरीके से हम अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे 8 लिखा है, यहां पे 60 लिखा हुआ है। तो बच्चों, इसमें जो एटॉमिक नंबर है, वो क्या है? 8 है। और जो मास नंबर है, वो क्या है?
16 है। तो बच्चों आपने ये देखा कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आपको कोई अगर जो है सिंबल लिखा हुआ है और उसमें आपको इस तरीके से जो है फिगर्स दिए हुए हैं, तो आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर को आप जो है उसको समझिए कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। अगर आपने इसको आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत अधिक सहूलियत मिलने वाली है। अब हम ये देखिएगा कि अगर हमने एटॉमिक नंबर हमको पता है और मास नंबर पता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो बच्चों ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ में इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन ये नाइट्रोजन दिया गया है, तो अगर ये सिंबल आपको दिया है और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर आपको 7 दिया गया है, मतलब इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 7 है। अब बच्चों इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है और इसका जो है मास नंबर जो है 16 है, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो जाएंगे। बच्चों आपने देखा कि आपको इसका अगर सिग्निफिकेंस पता है, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इजीली जो है रिप्रेजेंट समझ सकते हैं और बता सकते हैं। अगर इसी तरीके से मास नंबर की बात करें, तो अगर मास नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम मास नंबर की बात करें तो बच्चों ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो है जो सम होता है वही मास नंबर होता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चों, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर समेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हमको ये दो चीजें पता चल गई कि ये जो सिंबल लिखा गया है इसमें नंबर ऑफ जो मास नंबर है वो क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है तो हम जो है इसको इस फार्मूले के थ्रू जो है हम जो है कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब बच्चों अगर ये देखिए कि आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया गया है और आपको एक फार्मूला और है जो आपको समझना चाहिए कि इसके द्वारा आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो आपको यह पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में जो न्यूट्रॉन है, आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपको निकालना आना चाहिए। तो आप ये समझिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो है ये क्या होता है, ये होता है मास नंबर के बराबर। जो हमारा न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये क्या है बच्चों, मास ऑफ नंबर के बराबर। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मास नंबर आपको, अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पे मास नंबर दिया गया है 14, तो हमको यह पता है कि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या है, 7 है। तो हम बच्चों यहां पर लिख देंगे कि एटॉमिक नंबर इज 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो बच्चों आप यहां पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आपको ये जो फार्मूले दिए हुए हैं, इस फार्मूले के थ्रू आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है, इसमें इस तरीके का अगर सिंबल दिया गया है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो नीचे के सबस्क्रिप्ट हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऊपर के सबस्क्रिप्ट हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये नीचे के सबस्क्रिप्ट और ऊपर के सबस्क्रिप्ट का मीनिंग अगर आपको पता है, तो आप इजीली इस कोई भी एटम है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आपको कोई भी एटम का इस तरीके से लिखा हुआ मिल गया और उसके आपने जो सब्सक्रिप्ट्स है उसके मीनिंग को समझ लिया और आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपने समझना सीख लिया कि कितने हैं, तो आपको जो फर्दर जो क्वेश्चंस आएंगे जिसको मैं यहां पे करके भी सिखाऊंगा, वो आपको करने में बहुत मदद मिलेगी बच्चों। तो यहां तक आपने बच्चों समझ लिया। बच्चों यहां तक समझ लिया। अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। वो टर्म्स क्या बताएंगे कि उन टर्म्स के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर उन टर्म्स को आपने यहां पे समझ लिया और उन टर्म्स की बात अगर क्वेश्चंस में होती है, तो आपको क्वेश्चंस को करने में और क्वेश्चंस को क्या आंसर कंक्लूड करने में आपको बहुत अधिक सहूलियत होगी। बच्चों आप ये देखिएगा कि इसमें कुछ टर्म्स का यूज होता है, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आइसोटोप है, एक तो अपना हो गया आइसोटोप, दूसरा अपना क्या हो गया बच्चों, जो है आइसोबार, तीसरा अपना जो टर्म्स हो गया बच्चों वो क्या हो गया, आइसोटोन, और जो चौथा टर्म्स हो गया वो क्या है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो चार टर्म्स हैं बच्चों, ये आपको क्वेश्चंस में बार बार आएंगे। तो आपको इन चारों जो टर्म्स हैं इनको आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे वर्ड जो है जब क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको इनका जो मीनिंग है
ये जो वर्ड है इनके मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। अगर इनके मीनिंग को आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपको क्वेश्चन करने में जो है दिक्कत देंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस है, आप अगर आइसोटोप की बात करते हैं तो आइसोटोप का मीनिंग होता है विद सेम एटॉमिक नंबर। अगर कोई भी एलिमेंट या एटम दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको एक जनरलाइज फॉर्म में, उसको आइसोटॉप के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आइसोबार की बात करें तो विद सेम मास नंबर। अगर कोई एलिमेंट दिया गया है बच्चों और उसका मास नंबर सेम है, तो उसको हम आइसोबार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइसोटोन की बात करते हैं तो अगर उनमें सेम न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर सेम नंबर ऑफ विथ सेम न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोन। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात अगर करते हैं तो विथ सेम इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं किसी एलिमेंट के अंदर, तो हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। बच्चों आपने यहां तक समझ लिया आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। अभी हम एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आइसोबार क्या होता है, जिनका मास नंबर सेम होता है। आइसोटोन क्या होता है, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम पाए जाते हैं, उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। और जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉन। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं, जिसमें एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। अब अगर इसमें बच्चों ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और नाइट्रोजन के केस में यहां पे 7 लिखा हुआ है और यहां पे 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, तो बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि इसमें रिलेशन क्या है। कार्बन 712 और नाइट्रोजन 714 में आपको रिलेशन पता करना है। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि इसमें आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है दोनों एलिमेंट में, दोनों एटम में सेम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दीज आर आइसोटोप्स। दीज आर आइसोटोप्स। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये समझ लिया। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर दिया गया, दूसरे क्वेश्चंस में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर दो एलिमेंट या एटम दिए गए हैं बच्चों, जिसमें एक लिखा हुआ है कैल्शियम और दूसरा लिखा हुआ है पोटेशियम, एक कैल्शियम लिखा हुआ है और एक पोटेशियम लिखा हुआ है। अब इसमें अगर लिखा हुआ है ऐसा 20 और यहां पे लिखा हुआ है 40, और पोटेशियम में क्या लिखा हुआ है, यहां पे 19 और यहां पे 40, तो आप देखेंगे बच्चों इन दोनों में आपको रिलेशन पता करना है। अब रिलेशन अगर इसमें पता करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। अब मास नंबर भी अगर आप देखेंगे तो मास नंबर यहां पे, मास नंबर पोटेशियम का 14 होता है, सॉरी बच्चों,
पोटेशियम का मास नंबर 40 है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मास नंबर है ये जो है सेम आ रहा है। अगर मास नंबर सेम है तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि दीज आर आइसोबार। जिन एलिमेंट्स या एटम के मास नंबर सेम है उनको हम आइसोबार की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से एक थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल बच्चों दिया हुआ है, उसमें मान लीजिए कि एक एटम लिखा हुआ है, एक एलिमेंट लिखा हुआ है कार्बन, और दूसरा एलिमेंट लिखा हुआ है ऑक्सीजन, और कार्बन लिखा हुआ है 6 × 14 और ऑक्सीजन बच्चों लिखा हुआ है 8 × 16। तो आप ये देखिएगा कि इन दोनों एलिमेंट में अगर आपको रिलेशन पता करना है तो इसमें आप देखेंगे कि जो नीचे जो एटॉमिक नंबर दिया गया है ये तो सेम नहीं है, अब जो मास नंबर है वो भी सेम नहीं है, तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो ये आइसोटोप नहीं है। अब मास नंबर सेम नहीं है तो ये जो है आइसोबार भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट पता करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हम इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या है, ये है 8, और इसमें क्या है, मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ रहा है 8। तो इसमें आप बच्चों देखेंगे कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये जो है सेम आ रहा है। तो हम अगर ये जो सेम आ रहा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि दीज आर आइसोटोन्स। तो हमने रिलेशन अगर पता करना है तो हम इन एलिमेंट के में जो है हमने रिलेशन पता कर लिया कि ये जो है आइसोटोन्स है। अब अगर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हमारा इस तरीके से दिया हुआ है कि मान लीजिए दो आयंस दिए हुए हैं, एक जो आयन है वो ऑक्सीजन है और दूसरा फ्लोरीन है, इनके ऊपर इस तरीके का साइन जो है लगा दिया गया है। तो आपको यह पता करना है कि इन दोनों जो आयन दिए हुए हैं इनमें रिलेशन क्या है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 8 × 16 ऐसे लिख सकते हैं, और जो फ्लोरीन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 18 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो है इसमें इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 16 - 8 8 आएगा, 18 - 9 9 आएगा। तो इसमें जो है एटॉमिक आइसोटोप्स की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आइसोबार की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और आइसोटोन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें बच्चों ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, आप इसमें देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो इसमें 2 माइनस के साइन है, मतलब इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और फ्लोरीन के केस में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9, तो 9 + 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया है तो 10। मतलब इन दोनों आयंस में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है,
तो ये बच्चों क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आप देखेंगे कि आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। अगर बच्चों कोई भी एटम है और उसके अंदर प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकता, वो एक फिक्स रहता है और हर एलिमेंट के अंदर वो जो है चेंज नहीं होता है। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो या तो अपने ऑर्बिटल्स को, अपने सेल्स को रिलीज कर सकते हैं या फिर उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो बच्चों जो इसमें दो कॉन्सेप्ट समझ आपको और समझना है, इसमें एक चीज है अपना केटायन और एक कॉन्सेप्ट है एनायन। जो केटायन है, जो केटायन है वो और आपको एनायन ये समझने में आना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये मिसगाइड रहता है कि केटायन किसे बोलें और एनायन किसे बोलें। तो अगर कोई एटम दिया है और इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो गया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है तो वो क्या हो जाता है, केटायन। मतलब कोई एटम है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, केटायन। और अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या हो जाएगा, एनायन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो एनायन हो जाता है और जो केटायन होता है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके, एक्सेप्ट करके जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों केटायन और एनायन ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे। आपको जैसे ही केटायन की बात हो तो केटायन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और वो पॉजिटिव हो गया है, और जो एनायन है, एनायन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जो है चार्ज हो गया है और नेगेटिव हो गया है। तो केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज और एनायन मींस नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आपने यहां तक समझ लिया है, आपने ये समझा कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसमें कोई टर्म्स अगर लिखा हुआ है तो उसके सब्सक्रिप्ट से उसका मीनिंग आपको समझ में आया। उस सब्सक्रिप्ट के में मीनिंग के थ्रू आपने ये सीखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो आपने समझा। और उसके बाद आपने ये देखा कि इसमें कुछ टर्म्स का यूज होता है, वो टर्म्स जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, और उन जो कॉन्सेप्ट हमने समझा उसके थ्रू अगर डिफरेंट एलिमेंट या एटम दिए हुए हैं तो हमको उनके बीच में जो रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करना आया। और साथ ही साथ हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोई केटायन है, अगर कोई वर्ड आपको लिखा हुआ है कि केटायन, तो आपको ये समझ में आया कि दिस वर्ड जो है केटायन का मीन्स क्या है कि कोई एटम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया है और वो पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और कोई एनायन है और उसने कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कारण ही वो एनायन हो गया है और वो नेगेटिव चार्ज हो गया है। बच्चों आपने यहां तक तो कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यहां तक आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको आपने जो है समझ लिया है। अब इनको बच्चों आप अपने नोट्स में जो है लिख लीजिएगा और आप इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिएगा जिसके थ्रू आपको जो है फर्दर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आए। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, उन क्वेश्चंस में आपको देखेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों आपको यह पता है कि एक एटम है, कोई भी एलिमेंट का एक एटम दिया हुआ है
और उसमें आपको ये पता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस दिया हुआ है और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एट रैंडम रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो एक डेफिनिट एक पाथ पे वो रिवॉल्व करते हैं। तो जो डेफिनिट पाथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, सबसेल। जो डेफिनिट पाथ है उसी को हम सबसेल बोलते हैं और जो सबसेल है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आप देखेंगे कि आप ये देखिएगा कि इसमें एक तो सबसेल होगा और जो सबसेल है इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो जो सबसेल है, सबसेल अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब ये देखिएगा कि ये जो सबसेल है, सबसेल और एनर्जी लेवल ये दोनों एक ही चीज है। एनर्जी लेवल को ही हम साइंस में सबसेल के फॉर्म में जो है डिफाइन करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो सबसेल है इसको अब आप जो एक एटम को देखेंगे तो एटम में मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास का जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पाथ, उसको हम के सेल बोलते हैं और जो उससे दूर का जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल। और उसके पास उससे दूर का जो होता है उसको एम बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली हम के एल एम एन के फॉर्म में हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो सेल है, एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है जैसे हम यहां पे देखते हैं कि के एल एम एन, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है पहले के में फिल होगा, फिर या सेकंड केस में एल में फिल होगा, थर्ड एम में फिल होगा और फोर्थ एन में फिल होगा। तो आप ये अपना क्वेश्चन ये बनता है कि सेल के एनर्जी ऑर्डर को हम कैसे लिख सकते हैं और जिस ऑर्डर में वो सेल में अरेंज होता है, मान लीजिए कि पहला जो सेल है वो के है, दूसरा सेकंड सेल एल है, थर्ड सेल एम है और फोर्थ सेल एल है। तो जो सबसेल है इनके जो सबसेल्स हैं इनके जो एनर्जी लेवल है इसके ऑर्डर को हम क्या किसी रूल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको एक रूल दिया गया है, एक रूल जो दिया गया है जिसके थ्रू जो है, जिस रूल के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है ये जो सेल्स हैं इनके सबसेल्स के अंदर जो है फीड होते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस रूल्स को क्या बोलते हैं हम, N प्लस L रूल। इस रूल्स को हम बच्चों बोलते हैं N प्लस L रूल। तो हम आपको वो तरीका बताते हैं जिस तरीके के थ्रू हम ये बता सकेंगे कि हम एनर्जी लेवल, एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसको हम लिखना सीखेंगे। तो आप बच्चों यहां पे वो हम तरीका बताने वाले हैं जिससे एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके एनर्जी जो सेल्स हैं उनके हम एनर्जी ऑर्डर को कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको यहां पे हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप जो है जो सेल है, सेल के एनर्जी लेवल के ऑर्डर को आप लिख सकते हैं। बच्चों ये तरीका बहुत आसान है, इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखना है और उसको जो है देख करके आपको एटम के जो एनर्जी सेल हैं उनके ऑर्डर को लिखना आ जाएगा।
अब आप देखिएगा कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने उनके जो जो सब सेल्स हैं उनको आपने लिख दिया। पहले सेल्स के अंदर एक ऑर्बिटल्स है, उसको हमने लिखा 1s, दूसरे में हमने लिख दिया 2s 2p, तीसरा जो सेल है उसके अंदर है 3s 3p 3d, और जो हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ सेल के अंदर 4s 4p 4d 4f। यहां तक आपने बच्चों लिख दिया, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 5s 5p 5d, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इसको 6s 6p, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो क्या हो जाएगा 7s। यहां तक आपने लिख लिया। अब आपको क्या, आपको यह समझना है कि आपको एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो आप सिंपल सा एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब ये लाइन आपने खींच दिया, अब आपको सिर्फ सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप कैसे इसको लिखेंगे कि पहले आप जो है 1s लिखेंगे, 1s के बाद आप 2s को लिखेंगे, 2s के बाद आप 2p को लिखेंगे, 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, 3s के बाद क्या आ जाएगा, आपको ऐसे जाना है, 3s के बाद क्या आएगा आपका 3p आएगा, 3p के बाद क्या आएगा 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा आपको 3d आएगा, 3d के बाद क्या लिखेंगे आप 4p, 4p के बाद आप क्या लिखेंगे 5s, 5s के बाद क्या आ रहा है 4d, 4d के बाद क्या आ रहा है 5p, 5p के बाद क्या आ रहा है 6s, 6s के बाद क्या आ रहा है 4f, 4f के बाद क्या आ रहा है 5d, 5d के बाद क्या आ रहा है 6p, और 6p के बाद क्या आ रहा है 7s। आपको सीक्वेंस लिखना, आपको सिंपल सा जो है, आपने क्या लिखा 1s लिखा, 1s के बाद 2s लिखा, 2s के बाद आपने 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p और 6s 4f 5d 6p और 7s। आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आप ये देखिएगा कि यहां पर ये जो 4s है, 4s और 3d, यहां पे आप देखेंगे कि जो 4s है, फोर्थ सेल है, वो 3d जो थर्ड सेल है उसके ऑर्बिटल से पहले लिखा गया है। तो इसमें यह देखना है कि आपका जो एनर्जी लेवल है, जो थर्ड सेल का जो डी ऑर्बिटल है 3d, उसका एनर्जी लेवल अपना फोर्थ सेल के एस ऑर्बिटल से जो है ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है सेल के हिसाब से मतलब KLMN के हिसाब से हम एनर्जी लेवल को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए हमको एक रूल फॉलो करना है, जो रूल क्या बोलता है N+L रूल। अब हम N+L रूल को हम जो है सीख रहे हैं। N+ आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल में N क्या कह रहा है और L क्या कह रहा है। अगर आपको N और L समझ में आ गया तो आप इजीली इसको जो है
अप्लाई कर सकते हैं। आपको बच्चों एनर्जी लेवल का सीक्वेंस लिखना आ गया। एनर्जी लेवल का सीक्वेंस आपने लिखना सीख लिया। अब आप इसमें देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल का जो सीक्वेंस है, जो सबसेल्स का जो सबसेल्स है उनका जो लेवल, जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, आप यहां देखेंगे कि फोर जो है सबसेल जो है 3D के पहले आ गया, मतलब 4s का एनर्जी जो है एनर्जी लेवल वो कम है 3D के कंपैरिजन में। तो हम यहां देखेंगे कि ये जो है ये कोई रूल फॉलो करता है क्या, तो ये जो है एक n+l रूल फॉलो करता है, और जो n+l रूल है उसको हम आगे समझते हैं। तो जो इसमें क्या है कि कोई भी सबसेल लिखा हुआ है और उस सबसेल में आपको ऐसा दिया गया है कि अब इसमें ये आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी n+l रूल क्या कहता है, n+l रूल ये कहता है कि जिस भी सब ऑर्बिटल का n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनर्जी लेवल हायर होगा, तो वो जो है हायर एनर्जी लेवल कहलाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस भी सब ऑर्बिटल का n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऐसा दिया गया है कि 3p एंड 4s, 3p एंड 4s इनका आपको जो है एनर्जी लेवल का सीक्वेंस पता करना है। तो आप इसमें पहली बात तो आपको n+l लिखना आना चाहिए। तो जो n है, n को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सब ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल का जो मेन नंबर है इसको हम जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है, n है। n जो है हमारा जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है सेल नंबर है। और हम ये देखेंगे कि जो अब इसमें जो s है, p है, d है, f है, तो s के लिए हम जो सबसेल है, s सबसेल के लिए यस सबसेल के लिए हमारे लिए जो नंबर है l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जो p सबसेल है उसके लिए l क्या हो जाएगा, 1। जो d सबसेल है इसके लिए हमारा l क्या हो जाएगा, 2। और जो f सबसेल है इसके लिए l अपना हो जाएगा 3। ये अगर आपको पता है तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो 3p एंड 4s दिया हुआ है, इनका एनर्जी ऑर्डर लिखना है, तो आप इनका n+l वैल्यू लिखेंगे, तो इनका जो n+l वैल्यू है 3p का क्या है, n इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 प्लस s इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 3। और 4s के लिए क्या हो जाएगा, 4, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 4 हो जाएगी। तो यहां पे देखेंगे कि p की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा n+l की वैल्यू हो जाएगी, n+l की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि यहां पर दो सब ऑर्बिटल दिए हुए हैं, उनकी n+l वैल्यू सेम आ गई है। तो अगर दो सब ऑर्बिटल दिए हैं और उनका n+l वैल्यू सेम आया है, तो जिस सब ऑर्बिटल की n वैल्यू जो है, जो n वैल्यू है वो ज्यादा होगी, उसकी जो है वो जो है हायर एनर्जी लेवल कहलाएगा। तो इसमें देखेंगे कि जो 4 है वो जो है वो हायर है, तो इनका जो है इसका जो एनर्जी लेवल है 3p एंड 4s का,
उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3p है उसका एनर्जी लेवल 4s से कम है। तो आपने बच्चों ये समझा कि ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है, आप यहां भी देखेंगे कि 3p जो है 4s के जो है पहले लिखा है, यानी 3p की एनर्जी लेवल जो है 4s से जो है कम है। अगर दो सब ऑर्बिटल दिए हुए हैं और उनकी n प्लस l वैल्यू सेम आती है, तो जिसकी n वैल्यू ज्यादा है वो हायर एनर्जी का जो है कहलाएगा। अब अगर इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन जो है हमको करना है, और उस क्वेश्चन में मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपने n प्लस l रूल समझ लिया, आपने जो एटम है उनके सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को लिखना सीख लिया। अब अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, और उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सबसेल्स के एनर्जी लेवल को लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे वो हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे सब ऑर्बिटल दिए गए हैं, तो आप उन सब ऑर्बिटल्स को देख करके आपको यह बताना है कि इनका एनर्जी लेवल क्या होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि आपको दे दिया गया 2s 2p, ऐसे आपको अगर दे दिया गया 2s 2p और 5s 3d, ऐसा आपको अगर दे दिया गया है और ऐसा लिख दिया गया है कि ये जो है सब ऑर्बिटल्स आपको दिए गए हैं और आपको इनका एनर्जी लेवल आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, n प्लस l आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए n क्या है 2, s क्या है 0, 2p के लिए n क्या है 2, p के लिए जो है आपने देखा होगा कि हमने p के लिए 1 माना है, और 5 के लिए n 5 है और l क्या है 0 है। यहां इसके लिए जो है n 3 है और d के लिए जो हमारा जो l है वो 3 आता है, और यहां पर n की वैल्यू 4 है और s की जगह पे हम 0 लिखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा s p d f, s को 0, p को 1, d को 2 और f को 3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे s के लिए मैंने 0 लिखा है, p के लिए 1 लिखा है, s के लिए 0, d के लिए 3, d के लिए 2 और s के लिए 0। और जो हमारा जो n है वो जो है जो सेल है उसके नंबर को ही हम जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका सम क्या आया 2, इसका सम आया 3, इसका सम आया 5, इसका सम आया 5, इसका सम आया 4। अब आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे कि इसका अगर हमको सीक्वेंस लिखना है तो 2 3 4 2 3 4 में तो कोई जो है दिक्कत ही नहीं है, तो हम यहां पे सिंपल सा लिख सकते हैं कि 2s का एनर्जी लेवल
सबसे कम होगा, फिर 3 नंबर आएगा, 2p हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है 4th नंबर आएगा, 4s लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो 5 नंबर है, 5 नंबर में हमको 2 नंबर मिलते हैं। तो जिसका जो है n नंबर ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी में जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर 3 + 2 है जिसमें n की वैल्यू 3 है, यानी 3d पहले आएगा, 3d पहले आएगा और जो 5s है वो ऊपर जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है इसका हमने सब ऑर्बिटल्स हैं इसके एनर्जी लेवल को हमने लिखना सीख लिया। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो बच्चों आप जो है बने रहिए और इस कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और अपने स्कोर को बढ़ाते रहिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।